अब बात करते हैं किसकी बेटा, मास और एनर्जी। तो ये है ना, ये सबसे खतरनाक इक्वेशन देने वाले जो थे ना बेटा, वो आइंस्टीन ही थे, जिन्होंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बात की थी। तो असली में एक बहुत ही खतरनाक सी इक्वेशन बेटा यहाँ पर दी थी, जो आती सभी लोगों को है, पर उसका जो सिग्निफिकेंस है बेटा वो पता नहीं होता है। तो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस की जो इक्वेशन दी थी सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, जबरदस्त इक्वेशन। और इन्होंने ये बोला कि बेटा मास अगर किसी सिस्टम के अंदर आया तो वो एनर्जी लेकर आएगा, और अगर किसी सिस्टम से मास कहीं बाहर चला गया तो वो एनर्जी लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब कि मास और एनर्जी जो है ना वो दोनों इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, समझ गए। और इसके लिए जो उन्होंने फॉर्मूला लिया था वो लिखा था बेटा रियल में E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और ये डेल्टा E लिखा था ऐसे, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, असली में जो डेल्टा एम होता है बेटा इसको अपन लोग मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। दिस डेल्टा एम इज व्हाट, दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अभी सबके बारे में आपको पता लगता रहेगा धीरे धीरे, एक बार बस देखते रहो। ठीक है, सी जो है बेटा वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है ना बेटा, और डेल्टा ई जिसकी हम बात कर रहे हैं इसे अपन लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, इसे अपन लोग बाइंडिंग एनर्जी का भी नाम देंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इट वाज प्रेज्यूम्ड दैट मास एंड एनर्जी वर कंजर्व्ड। बस यही हम लोग प्रेज्यूम करके चलते थे, मास और एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड होते हैं सेपरेटली इन अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसमें मास अलग कंजर्व करो, एनर्जी अलग कंजर्व करो, और अपना काम जो है वो हो जाता है। हाउएवर आइंस्टीन शोड दैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उन्होंने तो बोल दिया कि मास जो है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, से काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में आप लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आइंस्टीन जी ने बोला था। ठीक है, ऑल्दो इस बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, जो कि अपने आप में अचंभा करने वाली बात थी, पर तो भी इसको भी बाद में कंसिडर करके बोला गया कि आपको जो नोबेल प्राइज दे रहे हैं उसके अंदर ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, आइंस्टीन गेव द फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वाला रिलेशन बेटा इन्होंने दिया, और ये जो रिलेशन था, ठीक है, इस वाले रिलेशन के अंदर जो आपका E है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, इसे बाइंडिंग एनर्जी का भी नाम देंगे अपन आगे। m इज द मास डिफेक्ट, c स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो हियर द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास m इज रिलेटेड बाय द अबव इक्वेशन, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, experimental verification of Einstein's relation has been achieved in the study of nuclear reaction amongst nucleus, nuclei, electrons and other more recently discovered particles. ठीक है, in a reaction conservation law of energy states that initial energy and final energy are equal provided energy associated with mass is also included. तो अगर आपने मास के साथ में जो एनर्जी गई है या फिर आई है किसी रिएक्शन के अंदर, वो एनर्जी अगर आपने कंसिडर नहीं की तो हम लोगों को हमेशा कम ज्यादा एनर्जी जो है बेटा वो मिल रही थी। ठीक है, वो जो कमती बढ़ती जो हो रही थी ना बेटा एनर्जी की, कि मान ले जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो कम है। ठीक है, तो बेटा मास के अंदर भी हमको क्या दिख रहा था, डिफरेंस दिख रहा था। तो हम लोगों ने जब ये चीज देखी कि mc स्क्वायर करके जो हमारी एनर्जी आती है, वो एनर्जी अगर मैं प्रोडक्ट्स की तरफ ऐड कर दूंगा तो इन दैट केस जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। जब ये चीजें देखी गई तो लोग बोले यार आइंस्टीन का तो रिलेशन एकदम गजब का रिलेशन है, जो मास कम हुआ था वो मास ही असली में एनर्जी लेकर गया था। समझे, तो बहुत जोरदार रिलेशन था बेटा। इसके बारे में चर्चा करो तो जिंदगी खत्म हो जाए, चर्चा इसके बारे में खत्म ना हो, पर कोई बात नहीं, अपने को तो उतनी ही करनी है जितनी अभी काम की। ठीक है ना। States that the initial energy and the final energy are equal provided the energy associated with mass is also included। बेटा इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हम लोगों ने आइंस्टीन की जो थ्योरी है उसका प्रूफ दिया था। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर का CBSE में डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसीलिए ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर सितारे वितारे बना लेना जिससे कि तुम लोगों को याद रहे। राइट, दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर मासेस एंड द इंटरेक्शन, जो हम लोग आगे पढ़ ही रहे होंगे। और अब किसकी बारी आ गई बेटा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को समझने की कोशिश कर नॉर्मली। ठीक है ना, नॉर्मली अगर हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को बेटा समझने की कोशिश करते हैं तो ये वो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है बेटा, ये वो एनर्जी है जो अगर मैं किसी न्यूक्लियस को दे दूं तो न्यूक्लियस फूट जाए है ना, ये वो एनर्जी है, ये अगर मैं किसी इतनी एनर्जी किसी न्यूक्लियस को दे दूं तो वो न्यूक्लियस जो है वो फूट जाए। या फिर इसको ऐसा बोल दो कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलने पर एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस बनाने के लिए,
वो एनर्जी भी क्या है बेटा, आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। तो आप इसे दोनों ही तरह से बोल सकते हो, या तो आप इसको ऐसा बोलो कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाए तब जो एनर्जी निकली दैट एनर्जी इज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप लोग इसको किस तरह से बोल सकते हैं बेटा, कि अगर ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी जो उसके साथ में प्रोड्यूस हुई न्यूक्लियस बनने के साथ में, अगर मैं वही एनर्जी न्यूक्लियस को दे दूं तो आपका न्यूक्लियस जो है वो दो टुकड़े में टूट जाएगा, जिसमें एक टुकड़ा तो होंगे बेटा प्रोटॉन्स और एक टुकड़ा क्या होंगे बेटा, न्यूट्रॉन्स। तो इसको दोनों ही तरह से समझा जा सकता है, या तो आप लोग क्या बोलो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो रिलीज हुई वो, या फिर इस तरह से बोलो कि न्यूक्लियस तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दैट इज योर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इसीलिए इसे बहुत ज्यादा टेंशन लेके समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको आसान शब्दों में इसके बारे में समझा दिया है, ठीक है। इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल पता है बेटा, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए बेटा, ZMP, ठीक है, प्लस क्या हो गया बेटा, MN। यही तो हुआ अपना टोटल मास जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन कंसिडर कर लिया, ऑक्सीजन के लिए बेटा 8 न्यूट्रॉन का मास, 8 प्रोटॉन का मास और बेटा 8 इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। ये आपके टोटल एटम का मास कब आएगा, जब तीनों जोड़ लोगे। न्यूक्लियस का मास कब आएगा, जब सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ोगे, ठीक है। एक तो आप लोग सिर्फ किसको जोड़ो बेटा, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को, और एक आप किसको जोड़ो बेटा, अलग से इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जोड़ोगे तो पूरे एटम का मास आ जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ न्यूक्लियस के मास की बात करते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का मास क्या हो गया, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के जो मास आया वो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस जब हमने निकाला तो बेटा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 इंटू दिस, तो आ गया 16.1274, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एटॉमिक मास जो होता है फाउंड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमने बताया था एक मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे इसका मास निकालते हैं, वो जो मास आता है ना बेटा वो आता है 15.99493 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, AMU के बराबर 15.99। और यहां से जो आ रहा है 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन के मास को जोड़ के वो कितना आ रहा है 16.12744। ये जो मास का डिफरेंस है इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं, ये जो मास का डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स from this we get the experimental mass nucleus to be 15.99053। तो ध्यान दो अगर इसमें से तुम बेटा 8 इलेक्ट्रॉन के मास को भी घटा दोगे तो आपका जो मास है वो करीब करीब इतना ही आता हुआ आप लोगों को दिखता है। ये भी अपने आप में बहुत ही जोरदार बात थी, ठीक है। Thus we find the mass of oxygen nucleus less than the total mass of its constituents by 0.1369 AMU। इतना डिफरेंस जो है बेटा वो कंसिडर होता है। ये जो डिफरेंस आप लोग देख रहे हो इसी को हमने क्या बोला बेटा, मास डिफेक्ट बोला। और इस डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, देख ले बेटा, Z तेरे प्रोटॉन, A माइनस Z तेरे पास में न्यूट्रॉन, ठीक है। Z तो MP मतलब Z आपके प्रोटॉन, A माइनस Z आपके न्यूट्रॉन, और उसमें से किसका मास घटा दूं बेटा, जो तेरा न्यूक्लियस है उसका मास घटा दूं, जो तू कहां से कैलकुलेट करके लाया था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा के जो कैलकुलेट करके लाया था। जब तू इनको घटाता है तो तेरे पास में डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो निकलती है, जैसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, मास डिफेक्ट। अब इस वाले डेल्टा एम को जब आप लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर करते हो तो जो एनर्जी आती है बेटा यही वो एनर्जी है जिसे आप बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, समझे। तो इस डेल्टा एम के बारे में जो है बात वो यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर आपसे CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये मास डिफेक्ट होता क्या। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन तो अब तुम्हें समझ में आई गई होगी, बाकी इसमें और क्या लिखना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। इट इज हियर दैट आइंस्टीन्स इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी प्लेज अ रोल सिंस द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन द अनबाउंड स्टेट, equivalent energy of oxygen nucleus is less than that of some of the equivalent energies of its constituents। भाई ऑक्सीजन न्यूक्लियस की एनर्जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनर्जी से क्या मिलती है, आपको कम मिलती है। इफ वन वांट्स टू ब्रेक द ऑक्सीजन न्यूक्लियस इनटू 8 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा mc स्क्वायर हैज टू बी सप्लाइड। दिस इज रिलेटेड टू द मास डिफेक्ट बाय डेल्टा mc स्क्वायर। समझ गए, वही वाली बात कि न्यूक्लियस को जो एनर्जी देके मैं उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जोड़ सकता हूं, उसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, समझे, डेल्टा mc स्क्वायर। समझ गया ना बेटा। तो फाइनली उसी वाली कंडीशन पे आ गए हम लोग जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। If a certain number of neutrons and protons are brought together in from a nucleus of a certain charge and mass, energy EV will be released in the process। तो अगर हम लोग इनको मिलाते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को तो भी बेटा जो एनर्जी बाइंडिंग वाली है वही रिलीज होती है, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। If we separate a nucleus into its nucleons, we would have to supply a total energy equal to EB
टू दोज पार्टिकल्स। तो ये सब ध्यान रखना बेटा, है ना। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह जो है वो सब यहाँ पर बता रखी है, जो आपसे बेटा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है और अच्छे से समझा भी दिया है, जिससे आपको अब इसमें दिक्कत नहीं है। Although we cannot tear apart a nucleus in this way, the nuclear binding energy is still a convenient measure of how well a nucleus is held together। भाई आपको देखो अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, ये आपको इस बात का भी आइडिया दे रही होती है कि आपको कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी न्यूक्लियस को तोड़ने को, समझ रहे हो। तो असलियत में तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है ना, पर अगर टूट जाए तो कितनी एनर्जी चाहिए वो चीज आपको यहाँ से पता लग जाती है ना बेटा। A more useful measure of the binding energy is the binding energy per nucleon। अब होता क्या है ना कि न्यूक्लियन का नंबर क्या हुआ, न्यूक्लियन का मतलब कितना आपके पास में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मौजूद है। तो जब भी हमें बेटा स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है, ध्यान रखिएगा इस वाली बात का कि whenever you have to compare the stability of two nucleus, है ना, तो हम लोग बेटा बाइंडिंग एनर्जी काम में लेंगे क्या? डू वी यूज द बाइंडिंग एनर्जी? तो क्या हम बाइंडिंग एनर्जी काम में लेते हैं? तो इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है, वो नो है, नो। व्हाट वी यूज इन रियलिटी, हम लोग क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बेटा हमेशा क्या, हम यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है उसको यूज किया जाता है कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो मान ले टोटल जो है ना वो तेरे पास में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तेरे को दे रखी है, मान ले 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो तेरे को मान ले गिवन है बाइंडिंग एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और न्यूक्लियन जो है वो मान ले तेरे पास में 10 है, ठीक है। तो 10 न्यूक्लियन थे, राइट। तो हमने क्या लिखा भाई, 16/10 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब मैं निकालूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 16/10 यानी कि 1.6। समझ गया बेटा। इसी तरह से एक और कोई मेरे पास था, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो थी वो मान ले 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और उसके पास में जो बेटा न्यूक्लियन थे वो थे मान ले 6 न्यूक्लियन। तो अब इसकी जब निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मेरे पास आ जाएगी सर 15/6, ये कितनी आ गई बेटा 2.5। अब तू बता, इसकी तो 16 थी ना, तो अगर तू बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करता तो ये ज्यादा स्टेबल आ जाता, ये तो गलत है। अगर तुम लोग सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर करते तो 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल दिख रहा था। पर बेटा जब तूने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर की तब तेरे को सच्चाई पता लगी, हर न्यूक्लियन को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे अपन लोग इसे कंपेयर करेंगे, प्लीज रिमेंबर। तो तुमने क्या देखा, चाहे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है इसके कंपेरिजन में, पर इसमें न्यूक्लियन भी तो कम थे यार। तो जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली तो 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, और वही जब इसकी निकाली तो 1.6 आई। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये नीचे वाला जो है इट इज मोर स्टेबल, समझ रहे हो। तो दिस इज मोर स्टेबल, और ये वाला क्या है बेटा, ये वाला आपका लेस स्टेबल है। आई बात समझ। तो इस तरह से अपन लोग इन सब चीजों को बेटा जज कर पाते हैं और इनके बारे में जो टर्मिनोलॉजी है वो लिख पाते हैं। तो ऐसे कंपेयर मत कर देना हवा में, ऑलवेज कंपेयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नॉट द बाइंडिंग एनर्जी, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी 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 क्लियरली, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। चलिए अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो ग्राफ है ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस वाले ग्राफ को आपको बेटा अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस पार्ट, राइट। इस वाले पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये वाला सिलेबस से आपके रिमूव कर दिया गया है, रिमूव फ्रॉम सिलेबस। पर्टिकुलरली ये ग्राफ का ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि भाई रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ की तरफ ना देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट, है ना भाई। ये सब ग्राफ के ही बारे में बताया हुआ है बेटा, तो इन वाले पार्ट्स को आपको नहीं देखना, और उसके बाद में एंट्री किसमें मारनी है अपने को, न्यूक्लियर फोर्स में, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्स नाम की चीज है ना बेटा, ये सबसे जबरदस्त चीज है, तुम तो ऐसे समझ के चलो, क्योंकि ये अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती तो बेटा आपका जो एटम वेटम है ना वो कभी तैयार ही नहीं होता। और एटम क्यों नहीं तैयार होता, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वही तैयार नहीं होता। अब ये न्यूक्लियस क्या चीज है वो तो हम लोगों ने अभी देख लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करती है ना बेटा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। अब ये क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, तो समझने की कोशिश करना बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आखिर क्या होती है। लेट्स सी,
जैसे हुआ क्या, ये मान ले मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, एटम नहीं है बेटा, न्यूक्लियस है, थोड़ा जूम करके ज्यादा बना रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ मतलब कितने गुना जूम है ये तो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लाखों मिलियन गुना जो है वो जूम यहाँ पर किया गया है। और ये जूम करने के बाद में जब मैंने बनाया तो ऐसा समझ ले यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, मान ले ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है। ये जो सिस्टम आप लोग देख रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सच अ सिस्टम, तो बेटा होता क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो तो लगेगा। ये इसको इधर धक्का मारेगा Fe, ये इसको इधर धक्का मारेगा बेटा Fe, मतलब कि इनका यहाँ पर टिकना तो बहुत कम पॉसिबल है, ये वाली बात तो पक्की है, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अभी भी चुपचाप से क्या कर रहा था बेटा, बैठा था। तो ये जो बेटा Fe वाला, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यहाँ पे लग रहा था, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो इसके हिसाब से तो यार आपका जो एटम है वो, मतलब आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो इनके बीच में बहुत कम होती है। अब अगर इतनी कम डिस्टेंस है और आपकी जो फोर्स है वो बहुत लार्ज है, तो इनको टिकाएगा कौन? तो इनको टिकाने के लिए बेटा असली में क्या होता है ना, एक इस तरह का जादू मंत्र फूका गया, और वो जादू मंत्र क्या था, न्यूक्लियर फोर्स के नाम का, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो एक फोर्स नई लेकर आते हैं जिसका नाम रखते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स थी ये बड़ी जोरदार थी। इन्होंने बोला जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन पे लगाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लो सर यहां भी लग गई। और प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन पर भी लगाता है, प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन पर भी लगाता है, न्यूट्रॉन जो है वो भी प्रोटॉन पे लगाता है, प्रोटॉन जो है वो भी न्यूट्रॉन पे लगाता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगाता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगाता है। ओ माय गॉड, हाँ, इसका मतलब क्या था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हर कोई आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और ये अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स होती है। तो तू ही सोच, अब इस वाले प्रोटॉन के ऊपर इधर जो है Fe लग रही थी, इस Fe को अगर मैं बैलेंस कराने की कोशिश करूं, तो एक फोर्स इधर लग गई, एक इधर लग गई, और एक इधर लग गई। इन तीनों का जो नेट है, अगर बेटा वो इसी डायरेक्शन में आ गया, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी ना, तो टिका रहेगा, नेट फोर्स 0 तो टिक गया। तो बेटा इस तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो दुनिया के अंदर आती है, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम कर जाती है। नहीं तो तू ही सोच, इतना छोटा सा तेरा न्यूक्लियस है, मतलब पहले तो तेरा एटम बहुत छोटा, उस एटम के अंदर भी न्यूक्लियस बहुत छोटा। तो अब ये जो तुम्हारे पास में न्यूक्लियस मौजूद था बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर अगर बहुत सारे प्रोटॉन भरे हुए हैं, तुम सोच के देखो, बहुत सारे प्रोटॉन भरे हुए हैं इतनी सी जगह के अंदर, तो आपका जो न्यूक्लियस है उसे तो फूट जाना चाहिए ना, पर वो फूटता नहीं है। अब वो फूटा नहीं, इसीलिए क्या हुआ बेटा, इसी के पीछे कारण क्या था, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपके कारण थे। तो न्यूक्लियर फोर्स ने ही आपके प्रोटॉन को असली में बेटा बचा रखा था, जिससे आपका प्रोटॉन जो है वो, मतलब इस न्यूक्लियर फोर्स ने ही आपके न्यूक्लियस को फूटने से बचा रखा था, और फोर्सेस को क्या कर रखा था बेटा, बैलेंस कर रखा था। अब जहां ये वाली न्यूक्लियर फोर्सेस अनबैलेंस हो जाती है, मतलब मान ले बहुत सारे प्रोटॉन भर गए, तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनकी भी वैल्यू बेटा बहुत बढ़ने लग जाती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपका न्यूक्लियस जो है ना बेटा, उसकी स्पेसिंग जो है वो जवाब दे जाती है कि अब यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर अब आपका जो बेटा न्यूक्लियर फोर्स है वो कुछ नहीं कर सकती, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब आपका जो बेटा ये न्यूक्लियस है वो फूटने वाला है। और इसी न्यूक्लियस के फूटने को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है बेटा, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यही जो आपका न्यूक्लियस फूटा, इसी न्यूक्लियस के फूटने को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी जो है बेटा, वो सीधा सीधा नाम यहाँ पर दे रखा है, जो हमें यहाँ से समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज हाउ रेडियो एक्टिविटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले हमें पता लगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि ऐसा कुछ होता है, फिर न्यूक्लियर फोर्स के बाद में हम लोगों ने किसके बारे में बात की बेटा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात की, जिससे ये सब चीजें प्रूव हुई, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर सीधे आप लोगों के बेटा पैराग्राफ जो है वो लिखने को आता है कि न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो आइए जरा इनके बारे में बात कर ली जाए, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो मेनी फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स आर समराइज्ड बिलो, आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है। 1930 से लेकर 1950 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनके अंदर ये बताया गया। ध्यान रखें, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स का जो पैराग्राफ है ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आपसे पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कूलम फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बेसिकली इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो हम लोगों को बेटा पता है, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मासेस। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जो अभी मैंने आपको बताया था। दिस हैपेंस ओनली बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स। और ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि बेटा आपकी न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है किससे, कूलम फोर्सेस से, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो
एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर्स। अगर बेटा ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है बहुत तेजी से, ये बात भी ध्यान रखना। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स क्यों लिखा है? चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन की डिस्टेंस ज्यादा हो, चाहे न्यूक्लियस चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की ज्यादा हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ज्यादा हो, ठीक है, ध्यान रखिए। दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्सेज इन अ मीडियम और अ लार्ज साइज न्यूक्लियस। तो अगर कोई लार्ज साइज का न्यूक्लियस है और उसमें ऐसा मान लो कि एंड टू एंड आपके पास में एक प्रोटॉन इधर है एक प्रोटॉन इधर है, एंड टू एंड कनेक्टेड है ना, तो जो फोर्सेज हैं वो करीब करीब जीरो रहती हैं। अगल बगल वालों के कारण तो न्यूक्लियर फोर्स रहेगी, पर अगर दूर ज्यादा हो गए तो बेटा इनके बीच में फोर्सेज जो है वो नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। विच इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसी कारण से जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए क्या आती है बेटा? सेम टू सेम आती है। समझ गए? ये बात यहां से पता लगी। अब ये बेटा असली में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ है ना बेटा, वो होता है जैसे अपन लोग डी यू बाई डी एक्स करते हैं ना, उसी तरह का ये वाला भी ग्राफ होता है, यू वर्सेस एक्स ग्राफ, जो कुछ इस तरह से जाता है और फिर इस तरह से आता है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। इस वाले ग्राफ को आप लोग देख सकते हैं, है ना। इस वाले ग्राफ में आप लोग जब देखेंगे तो देख बेटा, इस वाले पोर्शन में तेरी जो स्लोप है वो कैसी है। हम लोग ये जानते हैं कि भाई डी यू बाई डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू माइनस एफ के बराबर होती है, मैं तो ये जानता हूं, और यू एक्स ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको फोर्स दे रही है। तो एक चीज बता, इस वाले पोर्शन के अंदर तेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया, और एफ की वैल्यू क्या होती है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आप ही लोग सोचो कि अगर ये वाले पोर्शन के अंदर आपकी स्लोप बेटा नेगेटिव है, इस वाले पोर्शन में स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो आपकी स्लोप नेगेटिव होगी तो फोर्स कैसी होगी? पॉजिटिव होगी बेटा। भाई डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। और ऐसे ही अगर आप लोगों की आगे के पोर्शन में अगर हम लोग बात करें जिसमें स्लोप बेटा आप लोगों को पॉजिटिव दिख रही है, इस पूरे पोर्शन में आपको स्लोप कैसी दिख रही है बेटा? पॉजिटिव स्लोप जो है वो नजर आ रही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, जो आपकी फोर्स है वो कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो ये वाली चीजें बेटा अपने को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर अ सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट। आर नॉट बेटा इस वाली वैल्यू को मान रखा है, ठीक है। तो आर नॉट से कम और आर नॉट से ज्यादा की बात कर रहे हैं। आर नॉट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो फोर्स अट्रैक्टिव कब? जब आर नॉट से बड़ा सेपरेशन है, यानी फोर्स नेगेटिव होनी चाहिए। फोर्स कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब ही अट्रैक्टिव फोर्स है, समझ गए। और सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव। फोर्स पॉजिटिव हो गई, चल भाई दूर भाग। तो इस वाले पोर्शन में रिपल्सिव फोर्स है और इसके आगे के फोर्स में अट्रैक्टिव है, समझ गए। तो आर नॉट की एक मिनिमम वैल्यू ले लिया अपन ने आर नॉट, और उस मिनिमम वैल्यू से कम आप लोगों को न्यूक्लियर फोर्सेज भी बेटा रिपल्सिव मिल जाती है। तो इसीलिए जब बहुत टाइटली पैक्ड न्यूक्लियस होता है ना बेटा, तो वो आपको रेडियो एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स जो है ना वैसे भरे हुए होते हैं कि जगह ही नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, भर दो, ठूस दो जबरदस्ती। इस कमरे की मान ले कोई कैपेसिटी है, अब अपन ठूस ठूस के इसमें लोग भरते जाएं, जैसे मेट्रो के अंदर भरा करते थे किसी जमाने में, तो यार दिक्कत तो होगी ही सही। वही दिक्कत यहाँ पर भी हुई, ठीक है ना भाई। रफ प्लॉट इज बीइंग शोन, और हमने आर नॉट की जो वैल्यू है उसको करीब करीब 0.8 FM के बराबर मान लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस मींस दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेस लार्जर देन दिस एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड फेस। इससे छोटा, आर नॉट से बड़ा और आर नॉट से छोटा, हमें पता लग गया। ध्यान रखना है प्लॉट बनाना होता है जब ये प्रॉपर्टीज लिखने को आती है न्यूक्लियर फोर्स की, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ये डायग्राम भी आप लोगों से बनवाते हैं बेटा, तो इसको भी बोर्ड्स के लिए याद रखें, CBSC, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। प्लीज रिमेंबर दिस।